हाय गाइस। तो यार लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अभी मैंने एक ट्रायल बेस पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स किए हैं, क्योंकि सिंस ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, थोड़ा टेक्निकल इस बार, थोड़ा ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की वजह से। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुमको ऐसा लगेगा कि तुम इस मेथड से कंफर्टेबल हो, तुम्हें समझ में आ पा रहा है, तुम्हें शायद कोई और इंटरप्रिटेशन की जरूरत ना पड़े, तो हम इसी के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज मैं फिर से तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए तो मतलब बाय हैंड ही पढ़ाना चाहूंगी। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें कंफर्टेबल लगता है कि नहीं लगता है। तो यार न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स, ठीक है, वर्सेस 1/r²। वर्सेस देखना ध्यान से, 1/r² है, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, पहला है। और दूसरा पेयर है 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन। देखो यार, क्वेश्चन को सिंपल रखना है। पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन है उसको 2-3 बार पढ़ डालना है, ठीक है। तो वो एक बार में समझ में नहीं आता, और एक बार में हो सकता है 2-3 पॉइंट्स है क्वेश्चन के बीच में जो छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है एक बार, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो देखो यार, वेरिएशन किसमें दिखाना है, ग्राफ बनाना है हमें कूलम फोर्स के बीच में, कूलम फोर्स के बीच में और 1/r² के बीच में। और ये बेसिकली हमें ये पेयर ऑफ चार्जेस दे रखे हैं, जैसे कि Q1 और Q2 होते हैं। हमें पता है यार कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। ये बात ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इन Q1 Q2 पेयर ऑफ चार्जेस के लिए वो होंगे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, तो उनके लिए हमें फोर्स बताना है कैसे वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में भी एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे। जो फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, ठीक है। ये बात, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, इनको डिनोमिनेटर में पढ़ा है। लेकिन अभी हमें क्या है, फोर्स वर्सेस 1/r² में बनाना है ग्राफ। तो मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। दोनों ध्यान से सुनना, इन दो चीज में फर्क है। एक तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दूसरा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। समझ में आ रही मेरी बात? तो सिंस फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो इतना तो समझ में आ गया कि 1/r² जैसे जैसे बढ़ेगी टर्म, ऐसे फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफ देख के इतना तो समझ में आ रहा होगा कि देखो 1/r² पूरी टर्म बढ़ रही है, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाती जा रही हूँ ये, तो फोर्स भी बढ़ रहा है, ठीक है, फोर्स बढ़ रहा है। और दूसरी बात है इस क्वेश्चन में स्लोप की। देखो यार, स्लोप तुम्हें इतना पता होगा, मैथ के भी स्टूडेंट्स हो, कि स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो y एक्सिस है, इसमें मैंने y एक्सिस पे फोर्स लिया है और x एक्सिस पे 1/r² लिया है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में मेरे पास फोर्स है, ठीक है, और बेस में मेरे पास 1/r² है। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे स्लोप निकालनी है। मैं बताती हूँ कि मुझे स्लोप निकालनी क्यों है, अभी पता चल जाएगा हमें। तो मैंने क्या किया, फोर्स अपॉन 1/r², मतलब कि tan थीटा निकाला। तो वो आया फोर्स इंटू r², मतलब 1/r² है ना, तो r² ऊपर चला जाएगा, तो Fr² = tan थीटा आई। ये मेरी स्लोप है। अच्छा, एक और बात यार, कूलम फोर्स से हमें Fr² की वैल्यू भी निकालनी है साथ साथ। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें स्लोप की वैल्यू निकालनी है। तो कूलम फोर्स से F = K Q1 Q2/r² होता है, ठीक है। बात, अगर मैं लेफ्ट साइड पे r² ले जाऊंगी तो Fr² होगा। देखो यार, एक और बात है, तुम अपने साथ पेन और कॉपी रखो, जिससे कि पता है क्या है, तुम्हें जो मैं कह रही हूँ वो साथ साथ लिख के देखते भी जाओ, तभी तुम्हें समझ में आया। क्योंकि सिंस इसमें थोड़ा ये है कि मैं साथ साथ एडिटिंग के साथ साथ मैं तुम्हें पेन से समझा नहीं सकती हूँ, तो इसमें एक ये जो है ना, ये लिमिटेशन है इस टेक्निक की। तो तुम अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठो। तो उसमें क्या है, जो Fr² होगा कूलम फोर्स से, जब हम Fr² की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी K Q1 Q2, ठीक है, जिसमें K जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो बचा Q1 Q2, तो Q1 इंटू Q2 जो प्रोडक्ट है बेसिकली इक्वल टू स्लोप आया हमारा। स्लोप वेरी कैसे करेगी, स्लोप वेरी करेगी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के साथ। तो मैं यूं कह सकती हूँ कि जो स्लोप है वो Q1 Q2 को डिनोट कर रही है, ठीक है। ये बात इस ग्राफ के हिसाब से, तो Q1 Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो स्लोप को डिपिक्ट करेगा। तो देखो यार, फर्स्ट केस में जब मेरे को Q1 और Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम है, तो इनका प्रोडक्ट जब करूंगी तो वो पॉजिटिव आएगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता है, इट मीन
फोर्सेज आपस में रिपल्सिव होने वाले हैं, सिंस दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ऑब्वियसली बात है फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होने वाला है इनके बीच में, और इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो हमें एक और बात देखनी है कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 2 है, तो इट मीन्स उसकी कुछ स्लोप होगी, ठीक है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। अब सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1/r² के साथ मतलब बिल्कुल ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो इंक्रीज कर रहा है फोर्स, जैसे मैंने दिखाया है विद अ स्लोप, ठीक है, कुछ स्लोप है और वो इंक्रीज कर रहा है। अब हमें ये भी शो करना है कि फोर्स जो होगा Q1 Q2 के बीच में वो रिपल्सिव होगा। और सेकंड केस में देखो यार 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम है। सेकंड केस में हमारे पास जो दोनों फोर्सेस का मल्टीप्लीकेशन है वो -6 आया, ठीक है, मतलब Q1 और Q2 जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो -6 है। और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, ठीक है, स्लोप सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं स्लोप से, और अगर तुम साइन भी देखना चाहते हो तो साइन ऐसे देख पाओगे कि अगर -6 इसका प्रोडक्ट है तो वो नेगेटिव एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो देखो यार -f वाली जो एक्सिस है मैंने इस पे बनाया है नेक्स्ट वाले चार्जेस के लिए ग्राफ। तो -6 से माइनस से तो ये मतलब है कि वो नेगेटिव में जा रहा है, और -6 से एक और भी मतलब है सिंस ये दोनों चार्ज अपोजिटली चार्ज हैं तो ये इनमें अट्रैक्शन होगा। और नीचे देखो अट्रैक्टिव लिखा भी हुआ है मैंने इन दो पेयर्स के लिए। तो मैंने इसके लिए भी इंक्रीजिंग बनाया है, जैसे 1/r² के लिए इंक्रीजिंग ही होगा, f जो है 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो इंक्रीज करने वाला फोर्स विद 1/r²। तो देखो यार इस केस में नीचे जो है ना स्लोप मतलब कि जो एंगल विद द एक्स एक्सिस दैट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। तुम देखो यार पहले वाला जो केस है ना इसमें थीटा जो है थोड़ा स्मॉल है इन कंपैरिजन टू सेकंड नीचे वाला केस। वो क्यों? क्योंकि 2 इंटू -3 दैट इज -6, और अगर मैं माइनस को हटा दूं क्योंकि माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के लिए है, तो 6 इसका स्लोप है दैट इज ग्रेटर देन 2, जो कि हमारा पहले वाले चार्जेस के लिए स्लोप था। तो स्लोप जो है सेकंड वाले केस में ग्रेटर है, तो इसका थीटा जो है ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा इंक्लाइन है, मतलब कि एक्स एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे थीटा उसका ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें बताना है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हैं दोनों फोर्सेस। फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर के लिए ऐसे इंटरप्रिटेशन देनी है जैसे मैंने तुम्हें बताई है। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यार क्वेश्चन 2 क्या है? अ पॉइंट चार्ज प्लस Q is kept in the vicinity of an uncharged conducting plate. Sketch the electric field lines between the charge and the conducting plate. सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास एक प्लस Q चार्ज पड़ा है, जैसे तुम्हें दिख भी रहा है, देखो यार मैंने एक प्लस Q चार्ज बनाया है, ठीक है, और उसके विसिनिटी में मतलब उसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। इस पे मैं फोकस कर रही हूँ, अनचार्ज भी है और अनचार्ज तो है ही है, साथ में एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है चार्ज के बीच में और कंडक्टिंग प्लेट के बीच में। इतना समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हमें करना क्या है? हमें पता है कोई भी चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो हर डायरेक्शन में निकलती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और सिंस एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे अवे होती है, ये भी पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी पहले तो शुरू कर दो, ठीक है, चार्ज की हर एक डायरेक्शन में जैसे मैंने बना रखी है, ठीक है, हर एक डायरेक्शन को डिनोट करते हुए। लेकिन अब ये तो ठीक है कि एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मली होती है, तो ठीक है, ये 2D फिगर है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, हर एक डायरेक्शन जो भी नॉर्मल होगी हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच रखी है चार्ज पे। लेकिन वो जो कंडक्टिंग प्लेट पड़ी हुई है हमें नहीं पता ना वो किस एंगल पे पड़ी हुई है, तो हो सकता है वो किसी भी एंगल पे पड़ी हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अगर वो उससे निकल के कंडक्टिंग प्लेट पे गिर रही हैं या फिर वो पहुंच रही हैं उस तक, तो वो कैसे पहुंचेंगी? तो यार तुम्हें एक बात बताइए कि एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, नीचे भी लिखा है एक्सप्लेनेशन में, कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं दैट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी पैरेलल टू इट्स सरफेस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट मीन्स वो पैरेलल भी हो सकती है, कोई एंगल पे होंगी तो उसका कंपोनेंट कोई पैरेलल होगा। अगर वो पैरेलल होगा तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर तो कंडक्टर होता है, उसके अंदर मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे, चार्ज मिलेगा, अनचार्ज है कंडक्टर बट कंडक्टर तो है ना, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल कंपोनेंट हो गया तो उसकी वजह से वो चार्ज को फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो वो चार्ज हिलने लग जाएगा, उससे करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि इट विल कॉज द चार्जेस टू फ्लो एस्टैब्लिशिंग अ करंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो चार्ज प्लेट है उससे हमेशा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिरेंगी, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन से शुरू करो जो पॉइंट चार्ज है, लेकिन जब वो उससे आ रही है तो वो अपना
पोजीशन ले लेती है, मतलब कि वो 90 डिग्री हो जाती है। तो देखो यार मैंने कोशिश की 90 डिग्री एंगल दिखाने की, 90 डिग्री पे गिरेगी। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू दी हुई है 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आई कैप से हमें पता चल रहा है कि ई की जो डायरेक्शन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस of area 10 centimeter square when its plane is parallel to yz plane. Second, the normal to its plane makes 60 degree angle with the x-axis. तो देखो यार हम एक एक करके पार्ट देखेंगे पहले तो, और चाहो तो तुम पॉज करके एक बार इसको क्वेश्चन को नोट भी कर लो, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे और सेकंड पार्ट इसका सेकंड पेज पे है, तो तुमको सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट नहीं दिखेगी। तो एक बार रफली क्वेश्चन नोट भी करते जाओ साथ साथ जैसे मैं समझा रही हूँ। तो देखो यार क्वेश्चन हमें क्या क्या रहा है, हमें निकालना है क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो जो जो चीज गिवन है पहले वो देख लो। ई गिवन है, लिख लो 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम गिवन है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है, तो पाई के सामने क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, और किसके थ्रू निकालना है, एक स्क्वायर सरफेस है हमारे पास। ठीक है, जिसका एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यार 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम ध्यान से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये इतनी छोटी सी डायमेंशन देख के ऐसा लगता है कि यार ये साइड होगी, पर नहीं, ये सिर्फ इट्सेल्फ एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें मतलब एच दे रखा है जैसे कि मैंने लिखा भी है, और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने सीधा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मतलब कि 10⁻² का स्क्वायर लिख दिया मीटर स्क्वायर, तो वो 10⁻4 हो गया, और 10⁻4 हो गया तो ये जो है 10 से मल्टीप्लाई होकर 10⁻³ बन गया। ये होने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट केस में इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, मतलब जो स्क्वायर है इसका जो प्लेन है वो पैरेलल है वाईजेड प्लेन के। तो यार फिगर में देखो मैंने इसके बिल्कुल प्लेन में रखा है, स्क्वायर को मैंने वाईजेड प्लेन में रख लिया। पैरेलल से ये मतलब नहीं कि उसके प्लेन में पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने स्क्वायर को वाईजेड प्लेन के पैरेलल रख लिया तो इसका जो पहली बात तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हुई दिखा रखी है। क्यों? क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है। तो देखो यार ऊपर की तरफ जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही बनाना है फिगर। तो पहले कुछ भी सॉल्व करने से पहले फिगर बना लेना, ताकि ये क्लियर हो जाता है हमें निकालना क्या है, क्या गिवन है, क्लैरिफाई हो जाता है अच्छे से। तो मैंने एक्स डायरेक्शन में ये दिखा दिया। उसके बाद देखो यार जो स्क्वायर का एरिया वेक्टर है जो कि ds है वो पैरेलल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ ई। तो देखो एक एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब स्क्वायर के परपेंडिकुलर होगा। और वाई जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है, एक्स ना, एक्स एक्सिस ना। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के ऊपर जो है अंदर जो है इसका एरिया वेक्टर होगा, और उसी डायरेक्शन में बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी गिवन है। तो इतनी चीज तो समझ में आ गया, ई और ds के बीच का एंगल तो 0 है। यही होता है ना ई डॉट डी एस, जब हम निकालते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, तो उसमें हम ई और डी एस के बीच का एंगल देखते हैं। तो डी एस और ई के बीच का एंगल इस बार तो 0 है। तो मैंने कुछ नहीं किया, फ्लक्स निकालना था तो मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया ई डॉट डी एस। और यार इसमें इंटीग्रेशन भी आएगा, पर इंटीग्रेशन इसमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन हम डी एस का करते हैं। तो देखो यार ई तो देखो यूनिफॉर्म है, ऊपर देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई अगर यूनिफॉर्म है तो ई को मैं बाहर ले सकती हूँ इंटीग्रेशन के, जैसे कि मैंने पीछे फॉर्मूलाज में भी दिखाया है। और उसके बाद जो डी एस है, डी एस का इंटीग्रेशन बचेगा और डी एस का इंटीग्रेशन एस होगा, और एस की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट ई डॉट एस लिखना चाहिए था, शायद डी एस लिखा है यहाँ। तो देखो यार अब मैंने क्या किया, सीधा वैल्यूज पुट की है। ई की वैल्यू 3 × 10⁻³ आई कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 10⁻³ आई कैप। चाहो तो तुम डॉट को खोल के 0 भी डाल सकते हो, बट मैं डायरेक्टली आई कैप इंटू आई कैप मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट दिखाया है आई कैप डॉट आई कैप का, जो कि 1 होता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, और 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पाए मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है। किसी को कहीं भी डाउट है या कुछ फॉर्मूला में या ऐसा लगे कि यार ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो यार सेकंड पार्ट देख लो, अभी से नोट कर लो सेकंड पार्ट को। इसका जो नॉर्मल होगा, मतलब इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है, इट मेक्स टू इट्स प्लेन, मतलब कि स्क्वायर के जो नॉर्मल है वो इसके प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल टू इट्स प्लेन मतलब जो इसका एरिया वेक्टर है बेसिकली स्क्वायर का, मेक 60 डिग्री एंगल, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, बट किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो यार मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रही हूँ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ।
तो इस केस में हमने ये देखा, नॉर्मल का मतलब तो एरिया वेक्टर हुआ, 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इतना समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर और ई में इस बार 60 डिग्री का एंगल है। तो ई डॉट डी एस मैंने खोला है तो cos 60 डाला है साथ में, ठीक है ना, cos 60 डाला है तो वैल्यूज वही पुट की, ई की वैल्यू 3 इंटू 10 की 3 थी, साथ में डी एस की वैल्यू 10 की -3 थी, और इंटू में हाफ cos 60 की वैल्यू, और आंसर आ गया 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होंगे। तो इससे क्या है कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट निकल जाती हैं उनको भी आज से एक बार सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए भी कॉपी पेन चाहिए, और वैसे भी एक साथ में कैलकुलेशन के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिगर 4, क्वेश्चन 4 है। फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2q -q और +3q. Two charges +2q and -q are enclosed within a surface S. ठीक है, तुम्हें ये सरफेस दिख रहा है, तो एक S सरफेस के अंदर +2q चार्ज रखा है, -q चार्ज रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस S? देखा जाए तो ये क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स से ज्यादा नहीं है, पर मैंने क्यों सोचा कि ये क्वेश्चन तुमसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आई गेस सबको पता है, पर फिर भी कई बार ऑन द स्पॉट ना माइंड जो है क्लिक नहीं करता है। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है। हमें निकालना क्या है, पहले बात तो हमें इतना पता चल गया 3 चार्जेस पड़े हैं, 2 चार्जेस उस सरफेस के अंदर पड़े हैं और एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द सरफेस एस के थ्रू जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग जो है इस सरफेस से वो निकालनी, फ्लक्स से तो यही मतलब होता है ना। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई का फॉर्मूला एक और हमने पढ़ा है Q/ε0, क्योंकि Q जो है मैंने दिमाग लगाया क्योंकि इसमें मेरे को चार्जेस दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं इस Q/ε0 के फॉर्मूले को यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स शायद निकाल सकते हैं, क्योंकि दिखाई भी दे रखा है क्वाइट ऑब्वियस। ई डॉट डी एस लगने का कोई सवाल ही नहीं, तो ई नहीं दे रखा, कोई ई वैल्यू दी गई होती तो हम सोचते कि यार ई डॉट डी एस भी लग सकता है। तो यार अब हमें Q/ε0 की क्वांटिटी अगर निकाल दी तो इट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो याद हो तो Q जो उसमें होता था दैट इज बेसिकली द टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। यही है इस क्वेश्चन की ट्रिक कि इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। पहले तो देखो यार टोटल चार्ज मैंने निकाल रखा है +2q +-q, इट मीन Q चार्ज बचा, जो बाहर 3q चार्ज पड़ा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सरफेस के अंदर लाई नहीं करता। चाहे फिर यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस क्यों ना लगे हो, तुम सबको एडिशन करने मत बैठ जाना, सिर्फ जो सरफेस के अंदर का चार्ज है उसी को देखना। टोटल चार्ज निकाला है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सीधा है Q/ε0। Q हमारे पास क्या है, Q ही है इटसेल्फ, Q की वैल्यू Q ही है, तो Q/ε0 मैंने टोटल चार्ज से फाई का फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। तो φ2 के लिए मेरे पास ये है कि जो इसका एरिया वेक्टर है इस बार वो लेफ्ट साइड में है, और x जो है पॉजिटिव डायरेक्शन वो राइट साइड में, इट मीन 180 डिग्री एंगल है, cos 180 आने वाला है। E की वैल्यू क्या होगी, a टाइम्स c, मतलब इस बार ओरिजिन से इस फेस का डिस्टेंस देखूं तो वो a है, लेफ्ट साइड वाली की बात कर रही हूँ ना, ठीक है ना, तो वो a है। तो a टाइम्स c होगी, और में a स्क्वायर तो उसका ds सेम ही रहने वाला है, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो a³ तो नेट फ्लक्स φ1 + φ2 था, 2a³ -a³ का नेट फ्लक्स हुआ a³, मैंने सिर्फ ऐड किया, ठीक है ना, a³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यूनिट प्लीज लिख के आना, भूल मत जाना। सेकंड पार्ट था नेट चार्ज निकालना था। नेट चार्ज निकालने के लिए हम फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करें, φ = Q/ε0 सेकंड फॉर्मूला होता था। अब फ्लक्स आ ही गया है, तो फ्लक्स से अगर मैं ε0 को मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा। देखो ε0 से फ्लक्स को सीधा मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, तो मैंने सिर्फ एक ε0 ऐड किया है, मतलब मल्टीप्लाई किया, बाकी आंसर सेम है। एक साथ में यूनिट जरूर डाला है कूलम, जो मैंने पिंक पेन से लिखा है। तो यार ये थे कुछ क्वेश्चन, तुम जरूर बताना कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हारा फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, इट गिव्स अ ग्रेट मोटिवेशन टू मी एज वेल। तो बताना यार ये तुमको मेथड सही लगा कि नहीं लगा, अदरवाइज हम फिर से मैनुअली करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें मतलब पेन कॉपी के बिना बात नहीं बनती।
तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।